आगे मैं आपसे बात करने वाला हूं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको आमतौर पर लोग कह देते हैं महत्वपूर्ण सोच। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें आप हर पहलू के बारे में सोच रहे हैं। जो भी चीज आपने समझी, जो भी चीज आपने देखी, जो भी चीज आपने पढ़ी, उसके बारे में आप जब गहराई से सोचते हैं, उसके हर पहलू के बारे में सोचते हैं, उसकी हर चीज के बारे में मूल्यांकन करते हैं, हर बात के बारे में विचार करते हैं, तार्किकता के साथ एक लॉजिक लगा के, सोची समझी बुद्धि के साथ जब आप सोचते हैं, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको कई चीजों को समझने में मदद करती है और इसके माध्यम से आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जब बात क्रिटिकल थिंकिंग की चल रही है तो मूलभूत मान्यताओं, पक्षपात। अब कई बार क्या होता है, जब दो लोगों की कोई बात चल रही है, उनमें से कोई एक अपना प्रियजन है या वो दोनों ही हमारे लिए अनजान है, लेकिन कोई एक हमारी पसंद की बात कर रहा है, दूसरा हमारी पसंद से अलग विपरीत बात कर रहा है, तो हम थोड़ा सा उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा बट जाते हैं, या समझ लीजिए उस व्यक्ति के प्रति हमारा ज्यादा झुकाव हो जाता है। इसी को तो पक्षपात कहते हैं। तो जब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी तो हम ऐसी पक्षपात जैसी स्थितियों से बच पाएंगे। तो जो भी मूलभूत मान्यताएं आपकी हैं, जो भी आपकी पहले से एक सोच बनी हुई है, उस सोच को सुधारने में, उसको और बेहतर बनाने में ये क्रिटिकल थिंकिंग, जो तार्किकता है, ये आपकी मदद करती है और इससे आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं और आप अपनी कमियों को भी दूर कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई बात करें, चाहे वो लिख कर करें, बोल कर करें, जब भी आप कुछ सोचें तो उसके हर पहलू के बारे में सोचें, फिर आप अपनी बात रखें। जब बात चल रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, तो यहां कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कई पैटर्न होते हैं। किसी काम को करने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका भी हमें तभी समझ में आता है जब हम क्रिटिकली, गहराई से हर पहलू के बारे में सोचते हैं। कई असंगतियां हैं। असंगतियों का सीधा सीधा मतलब हो गया इनकंसिस्टेंसी, मतलब नियमितता गायब है उसमें से। वो नियमितता क्यों गायब है? क्योंकि अपन कुछ चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं और कुछ चीजों की जानकारी हमको नहीं है। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग में उतरेंगे, गहराई से सोचेंगे, हर पहलू पे सोचेंगे, तो वो जो असंगतियां हैं, इनकंसिस्टेंसी है, जो अनियमितताएं हैं, वो कम होने लगेगी और आपको पूरा फ्लो मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी, इस सिरे से लेके उस सिरे तक पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। और जब पूरी जानकारी होगी तभी तो बेहतर कम्युनिकेटर बनेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं, तो ठोस तार्किकता, सॉलिड, बिल्कुल ठोस लॉजिक के साथ आपने अगर कोई बात की और आपने कोई धारणा बनाई, तो वो धारणा आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी, सही निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करेगी। एक डेवलपमेंट होगा, भावनाओं को समझने का व्यक्तिगत विकास आपका होगा और किसी भी प्रकार के पक्षपात से आप बच पाएंगे। तो कोशिश करिए, जब भी किसी बात के बारे में सोचे तो ऊपर से सोच के या सुनी सुनाई बात के अनुसार नहीं आगे बढ़ें। हर बात के बारे में आप गहराई से सोचें। अपने विचार की प्रक्रियाओं को, पक्षपात और मान्यताओं पर विचार करना, ताकि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आ सके। यह आत्म जागरूकता कब आएगी? जब आप गहराई से सोचेंगे। जब ऊपरी तौर पे सोचेंगे तो कभी आपको आत्म जागरूकता नहीं आ सकती, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। और इसी तरीके से आप अच्छे, स्किलफुल, कौशलधारी व्यक्ति बनेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग में आप कई तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाता है। आपके निर्णय लेने की शक्ति जो है, जिसको कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग पावर, वो निर्णय लेने की शक्ति आपकी मजबूत होती है और आप हर चीज को नैतिक तरीके से और नैतिक तर्क के साथ कर पाने में सक्षम होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आपकी महत्वपूर्ण सोच, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में और निर्णय लेने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि अब आप जब भी अगली बार कोई बात सोचेंगे तो उसके हर पहलू के बारे में गहराई से आप सोचने वाले हैं। अगला जो रीडिंग में, पढ़ने की कला में हम सीखने वाले हैं, वो क्या चीज है जो बात हमें समझनी चाहिए? विविध सामग्री। एक ही तरह की चीज पढ़ोगे तो आपको एक ही तरह का ज्ञान मिलेगा, और एक ही तरह के लेखक की चीजें पढ़ते रहोगे तो उसके लेखन की जो शैली है, सिर्फ आप एक शैली को ही समझ पाएंगे। आप समझिए इसको ऐसे, अगर मैं आपको रोज आपकी पसंद का ही खाना दूं, लेकिन एक ही तरह का, मान लीजिए आपको भिंडी की सब्जी और रोटी पसंद है, मुझे पसंद है, हो सकता है आपको ना भी हो, पर आपको जो भी पसंद है वो ही डिसाइड करके मैं आपको रोज दूं, सुबह भी दूं, शाम को भी दूं, अगले दिन भी दूं, अगली शाम को भी दूं, तो कुछ समय के बाद आप उससे बोर हो जाएंगे और
उसमें जो विटामिन है, प्रोटीन है, उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे पोषक तत्व गायब हो गए क्योंकि आप बाकी खाना तो खा ही नहीं रहे। ठीक इसी तरीके से आपकी जो पाठ्य सामग्री है जिससे भी आप पढ़ाई करते हैं वो भी अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। तो विभिन्न रुचियों और पसंदों को समाहित करने के लिए, विविध विषयों और दृष्टिकोणों को समझने के लिए आपको अलग अलग तरीके के सामग्री को, जो रीडिंग मटेरियल है, उसको अपने जीवन में समाहित करना चाहिए। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपके सोचने समझने का जो डायरेक्शन है वो कई सारी दिशाओं में आप सोच पाएंगे। सिर्फ एक दिशा के बारे में सोचने से बेहतर काम आप कर पाएंगे। विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को जोड़ने के लिए पाठ, दृश्य और मल्टीमीडिया, कई इंटरैक्टिव एलिमेंट्स के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। जब भी हमको किसी को रीडिंग के माध्यम से जोड़ना है तो हमको अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसको जोड़ना चाहिए, जिससे उसको जो भी पढ़ने के लिए मिल रहा है उसमें अलग तरह का स्वाद हो। जितना स्वाद भिन्न होगा उतने ही अलग अलग तरह के प्रोटीन, विटामिन जैसे खाने में मिलते हैं ना, तो यहां पे भी आपको अलग अलग तरह की जानकारी मिलेगी। जानकारी के तौर पे आप विटामिन ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये वैरिड कंटेंट जो है विविध दर्शकों तक पहुंचने में आपकी मदद करता है, आपका उनके साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है, जुड़ाव आपका जो है वो बेहतर बनाता है, और कई विभिन्न भाषाओं में सामग्री प्रदान करने से भी आपको उस कंटेंट को, उस पाठ्य सामग्री को आगे तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जब बात चल रही है वैरिड कंटेंट की, तो सबसे खास बात क्या है, हम सबकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, हम अलग अलग भौगोलिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, हम कई सारे अलग अलग ऐतिहासिक संदर्भों पर बात कर रहे हैं। तो ये जो विविध सामग्री है, इन्हीं से तो आपको इन विविध बातों के बारे में पता चलेगा। अगर आप सिर्फ राजस्थान के बारे में पढ़ते रहेंगे तो आप पंजाब के बारे में कैसे जानेंगे? तो अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानना, अलग अलग संस्कृतियों के बारे में जानना, अलग ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के लिए आपको अपने पढ़ने में, उस रीडिंग स्किल में अलग अलग तरह की सामग्री को शामिल करना चाहिए। अगर सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, आप कहेंगे कि साहब मैं तो रोज पढ़ता हूं, लेकिन क्या अखबार? तो आप अखबार में क्या पढ़ते हैं? खबरें पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी देश दुनिया की होती है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं। आपको किताब भी पढ़नी चाहिए, आपको समय समय पे कुछ मैगजीन्स पढ़ने चाहिए, कोई आर्टिकल पढ़ना चाहिए इंटरनेट पे जाके। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, आपको नए संदर्भों के बारे में जानकारी होगी, नई संस्कृतियों के बारे में आप सीखेंगे। और जब आपके पास जानकारी अच्छी होगी तभी तो आप बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। जब बात चल रही है विविध सामग्री की, तो विभिन्न आयु समूह, अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम छोटे थे, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर मैंने बड़ी कॉमिक्स पढ़ी हैं, और उन कॉमिक्स में चित्र ज्यादा होते थे, वो विजुअल एलिमेंट्स, दृश्यात्मक तत्व ज्यादा होते थे, और लिखित सामग्री कम होती थी। लेकिन वो दृश्यात्मक तत्व मुझे समझने में उनको बड़ा आनंद आता था, उनको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट जागता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं ऐसी किताबें पढ़ने लगा जिनमें जानकारी ज्यादा है, दृश्यात्मक तत्व हैं लेकिन पहले के अपेक्षा कम है। तो जो अलग अलग आयु समूह, जब आपकी भी आयु बदलती है, जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे इंटरेस्ट बदल गए, हमारी रुचियां बदल गई, उसके अनुसार हमारी पढ़ने की सामग्री भी बदल जाती है। हम कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी एजुकेशन कितनी हुई है, हमारी शैक्षिक पृष्ठभूमियां क्या हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है, हमारी विशेषताएं क्या हैं, इनके अनुसार हमारी पढ़ने की सामग्री में बदलाव आता है, और आना भी चाहिए। हमें समय के अनुसार यह बदलाव लाना भी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि आपका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विविध सामग्री में एक समृद्ध और आकर्षक अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न शैलियों, कई तरह के एलिमेंट्स हैं जो प्रतिबिंबित होते हैं उस बात को कहने के लिए। एक टोन आता है बात को कहने के लिए, बात के कहने का एक अंदाज निकलता है। अगर आप अवधि में कोई सामग्री पढ़ रहे हैं, अगर आप अवधि में पढ़ सकते हैं, और अगर आप राजस्थानी में कुछ पढ़ रहे हैं, पंजाबी में कुछ पढ़ रहे हैं, हो सकता है सब कुछ आप हिंदी या अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं तो आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान जरूर बढ़ता है, और इसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन, मतलब संचार करने में मदद मिलती है, आप अच्छे कम्युनिकेटर बनते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूं आपसे संदर्भ सामग्री के बारे में, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस मटेरियल। अब ये रेफरेंस मटेरियल कब लिया जाता है? खास तौर से रिसर्च के कामों में। जब कभी भी हमें एक सही तरीके से आगे बढ़ना है तो उसके बारे में पहले कितना अनुसंधान किया गया, कितना रिसर्च, कितनी पढ़ाई की गई, अध्ययन हुआ है, या कितना डिस्कशन हुआ,
परामर्श हम लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। इन सब चीजों के लिए हमें कई सारे दस्तावेज, कई सारी पुस्तकें, लेख और कई सारे स्रोतों की जरूरत पड़ती है, कई सारे मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। उन्हीं को हम बोलते हैं रेफरेंस मटेरियल या संदर्भ सामग्री। एक विशेष विषय या विषय पर तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने वाली सामग्री को ही बोलते हैं संदर्भ सामग्री, रेफरेंस मटेरियल। कहते हैं ना, किस रेफरेंस में बात की जा रही है, कहां से, ये तथ्य कहां से आया। तो फिर कोर्ट में आपने कभी कभी देखा होगा, कहते हैं आज से 10 साल पहले ऐसा एक निर्णय लिया गया था, उसकी निर्णय की कॉपी वो लगा देता है वकील। वो क्या है, एक रेफरेंस मटेरियल है। संदर्भ के उद्देश्यों के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन डेटाबेस एनसाइक्लोपीडिया जिसमें बहुत सारी जानकारी समाहित होती है किसी विशेष विषय के ऊपर। अलग अलग तरह के शब्दकोश और शैक्षिक पत्रिकाएं, ये सब रेफरेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब मैं रेफरेंस मटेरियल की बात कर रहा हूं, मतलब संदर्भ सामग्री की, तो इसका एक मूल स्रोत होता है जो प्राइमरी सोर्स है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। मूल दस्तावेज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। हैंड ऑन एक्सपीरियंस, हैंड ऑन इंफॉर्मेशन होती है जो एक व्यक्ति विशेष ने किसी दूसरे व्यक्ति को समझाई, सिखाई, उसके ऊपर प्रैक्टिस कराई। तो इस तरह की जो जानकारियां हम एक, इसको कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे भेजते हैं और ये हमारे लिए एक समय के बाद, एक अंतराल के बाद संदर्भ सामग्री में बदल जाते हैं, जो कुछ सालों बाद अनुसंधान के लिए या उसका एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण करने के लिए एक सबूत के तौर पे, एक समर्थन के तौर पर काम में लिए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो जितनी भी संदर्भ सामग्रियां हैं, ये बाइब्लियोग्राफी, उद्धरण, मार्गदर्शिकाएं, जो भी आपको डायरेक्टरीज मिलती हैं, जितनी भी आपको इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स मिलती हैं, ये सभी सूचियां शामिल हो सकती हैं संदर्भ सामग्री के अंदर, जो एक लंबे समय तक आप अपने पास सहेज के रखते हैं या एक डिपार्टमेंट इसको अपने पास रखता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण होता है और इसमें आगे तो बढ़ती है, इसमें बदलाव भी किए जाते हैं। जब नई टेक्नोलॉजी आई, कुछ नया रिसर्च हुआ तो इसमें जोड़ दिया जाता है, लेकिन उस नए काम को करने के लिए इस संदर्भ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे सक्रिय कल्पना, मतलब एक्टिव इमेजिनेशन की। ये मेरा सबसे फेवरेट है, पसंद का। क्या, जब कभी भी मैं किसी चीज के बारे में पढ़ता हूं, क्योंकि रीडिंग की बात चल रही है, तो मैंने वो 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए किताब को साइड में रखता हूं और जो मैंने पढ़ा उसके बारे में कल्पना करता हूं, सोचता हूं क्या कहना चाह रहा है लेखक यहां पे, या जो भी चीज यहां जानकारी मुझे मिल गई है, इस जानकारी के बारे में मैं गहराई से सोचता हूं। जब मैं परिकल्पनाएं करता हूं तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है, मैं किसी भी हद तक सोच सकता हूं। और जब मैं किसी भी हद तक सोचता हूं तो उससे जो मेरा अवचेतन मन है ये जागृत होने लगता है, और इस अवचेतन मन में इतनी ताकत है कि ये इम्पॉसिबल को, असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखता है। तो आपके पास जितने भी जो बातें आपको लगता है आप भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, वो भी याद आने लगती हैं। तो एक रचनात्मक प्रक्रिया जहां व्यक्ति अपनी कल्पना को सक्रिय रूप से लेकर विचार, परिदृश्य या समाधानों को इनोवेट करता है, उनके बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं सक्रिय कल्पना या एक्टिव इमेजिनेशन। ये किसी भी बाउंड्री के बिना, कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, स्वतंत्र तरीके से सोचने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो स्वतंत्र विचारों और विचारों को प्रोत्साहित करना, जो भी थॉट्स प्रोसेस आपके मन में आ रहा है, जो भी आप चीजें सोच रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट मिलता है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। नवाचारी मतलब इनोवेटिव, नई तरह की सोच। अपरंपरागत मतलब अनकन्वेंशनल, जैसा होता आ रहा है वैसा नहीं, कुछ अलग, उससे भी अलग। इस तरह की तमाम सोच को हम सक्रिय कल्पना या एक्टिव इमेजिनेशन का हिस्सा बनाते हैं। इसका फायदा क्या है? ऐसी स्थिति में आपको नए समाधान मिलते हैं, नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। किसी जटिल समस्या का नया समाधान भी आप ढूंढ सकते हैं अगर आप एक्टिव इमेजिनेशन करते हैं, सक्रिय कल्पना का हिस्सा बनते हैं। अपनी कल्पना और अवचेतन मन की गहराइयों में उतरने के लिए आप कई चीजों का विजुअलाइजेशन करते हैं, दृश्यकरण करते हैं। जो चीजें हकीकत में नहीं हुई उनके बारे में सोचते हैं, उनका मन में एक चित्र बनाते हैं, एक वीडियो चलने लगता है आपकी कल्पनाओं का,
और ऐसी कई सारी टेक्निक, ऐसी कई सारी कहानियां, ये सब जो है आपके अवचेतन मन में घर करती हैं। उससे आपका सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच रहे हैं ये सब कुछ आपको फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन अगर आप किसी दी गई जानकारी के बारे में गहराई से सोचेंगे, कल्पना करेंगे, एक्टिव इमेजिनेशन करेंगे, तो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। सक्रिय कल्पना समस्या का समाधान करने में मदद करती है, रचनात्मक अभिव्यक्ति करने में आपकी मदद करती है। क्रिएटिवली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसी भी समस्या का आप समाधान ढूंढ पाते हैं, आपका व्यक्तिगत विकास होता है और कई तरह के मनोवैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन, मतलब अन्वेक्षण जिसको हम कह सकते हैं, जहां पर आप चीजों को ढूंढ कर ला रहे हैं, नई चीजें पता चल रही हैं आपको, इस तरह की जानकारी आपको मिलती है एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से। और सबसे खास बात जो मैं आपको बताऊं, ये आपके अतीत के विचार, जितने भी आपके पुराने विचार हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, आपकी जो भी अंतर्दृष्टि है, जो आपके अंदर की इंसाइट्स हैं, सोचने समझने की आपकी जो क्षमताएं हैं, वहां तक पहुंचने में ये मदद करता है और आपके अवचेतन मन को ये जागृत कर लेता है। और जिसका अवचेतन मन जागृत हो जाता है, उसको जीवन में कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगता है। तो याद रखिए दोस्तों, एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा संचारक बनना भी मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है तो आप उस हर बात को गहराई से समझें, जो भी जानकारी आप जुटा रहे हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कम्युनिकेशन स्किल के अगले भाग में। नमस्कार।